औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताइएगा कि आवाज़ मेरी क्लियर है? ठीक है जी, कहानी को शुरू करते हैं। हम लोगों ने चैप्टर 10 के ऊपर बात करनी है, यानी कि मनी का एरिया हम लोगों ने आज डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मनी होती क्या है। ये मनी है क्या? बेसिकली अगर आप सिर्फ मनी को डिफाइन करें तो मनी कैन बी अ टूल, इट कैन बी अ इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी अ प्रोडक्ट विच इज़ यूज्ड, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा टूल, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी प्रोडक्ट जिसको इस्तेमाल किया जाता है और उसके इस्तेमाल से आप गुड्स या सर्विसेज बाय करते हैं। पुराने दौर पे एनिमल्स के साथ ये काम किया जाता था। एनिमल्स से पहले बार्टर सिस्टम भी होता था, जिसमें सामान के बदले सामान दिया जाता था। तो मनी का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है। मनी का जो अपना एक कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। होता बेसिकली क्या है कि अगर एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि भाई मैंने तुमसे सॉल्ट ख़रीदना है, मगर मिस्टर ए को तो सॉल्ट मिल जाएगा, मिस्टर बी को क्या मिलेगा इन रिटर्न? तो मिस्टर बी को जो कंसिडरेशन मिलेगी, मिस्टर बी को इस सॉल्ट के बदले जो कंसिडरेशन ट्रांसफ़र की जाएगी, दैट इज़ मनी। दैट इज़ मनी। टाइम भी मनी है, पैसा भी जो है वो बेसिकली एक कीमती चीज़ होती है। तो हर वो चीज़ जो कि कीमती है, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है, कोई ना कोई ऐसी आइटम, ऐसी प्रोडक्ट जिसके बदले आप गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, आप गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज मनी। दैट इज मनी। तो मनी जब नहीं थी, जब पैसा नहीं था, रुपया नहीं था, या कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वैल्यू फिक्स होती थी, तब क्या होता था? तब चलता था बार्टर सिस्टम। देयर वॉज बार्टर सिस्टम। एंड व्हाट एक्चुअली इज बार्टर सिस्टम? बार्टर कहते हैं टू एक्सचेंज वन इकोनॉमिक गुड फॉर another economic good. This is barter. एक चीज के बदले दूसरी चीज, टू एक्सचेंज वन गुड फॉर अदर, इट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो ये कब होता था? जब लाइफ बहुत सिंपल होती थी। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए होती तो आप उसके बदले अपनी तरफ से कोई चीज़ देते थे और तब जाके दूसरा प्रोडक्ट आप बाय करते थे। अगर आपने इसको समझना है ना प्रॉपर्ली, तो एक कार्टून आते हैं फ्लिंटस्टोन्स, वो देखिएगा। उसमें जो बाइंग एंड सेलिंग होती है वो होती ही इस चीज़ के ऊपर है। मगर बार्टर सिस्टम के कुछ नुकसानात हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। जैसे
नंबर 1 अगर मैं आपसे कहूं कि ड्रॉबैक्स ऑफ पार्टर सिस्टम, कौन कौन से ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? नंबर 1, कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, बड़ा ही रेयर होता है। अगर ए को अंडे चाहिए और इसके पास है मिल्क, चाहिए इसको अंडे, इसके पास क्या है? मिल्क। ये बी के पास जाए, बी के पास एग्स पड़े हुए हैं, तो बी के पास जाए कि क्या कहेगा कि मुझे एग्स चाहिए। बी कब एग्स देगा? जब ए उसको मिल्क देगा। मगर क्या बी ने मिल्क की फरमाइश की? नहीं की। इसका मतलब ये है कि इसको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको वाकई में ही मिल्क चाहिए। तो ये सी के पास भी जाएगा, डी के पास भी जाएगा, ई के पास भी जाएगा, एफ के पास भी जाएगा, जी के पास भी जाएगा और ढूंढेगा कोई ऐसा बंदा जिसको वाकई में मिल्क की ज़रूरत हो। ऐसी वांट दोनों तरफ एग्जिस्ट करती हो। जिसको मिल्क की ज़रूरत है ये उसको मिल्क देके अपनी पसंद की चीज़ अंडे उठा के ले आए। चले, एक बंदा उसको मिल गया, मिस्टर डी को मिल्क की ज़रूरत थी मगर मिस्टर डी के पास एग्स की बजाय ब्रेड अवेलेबल थी। तो आपको लगता है कि ए और डी आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे? ए और डी आपस में कभी भी ट्रांजैक्शन ये वाली एग्जीक्यूट नहीं करने वाले। क्यों? देयर इज नो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो साइमल्टेनियसली मिस्टर जी उसको ऐसा मिल गया जिसने ये ट्रांजैक्शन कर ली ए के साथ। तो बार्टर के लिए पहली शर्त यह है कि दोनों पार्टीज के ऊपर कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। राइस है, उसके बदले कॉटन, तो मुझे ऐसा बंदा तलाश करना पड़ेगा जिसको कॉटन और राइस दोनों में डील करना हो, अदरवाइज तो मैं ये डील कभी कर ही नहीं पाऊंगा। चले मान लें मिस्टर जी ने इसके साथ एग्रीमेंट कर लेना है। अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर जी ये एग्रीमेंट करने को तैयार है, इनके दरमियान हो जाएगा। दूसरा केस, दूसरा इशू, रेट ऑफ एक्सचेंज, किसके बदले कितना दिया जाना चाहिए, कितने अंडे मिलेंगे कितने दूध के बदले। ए कहेगा कि मुझे 12 अंडे चाहिए अगेंस्ट 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। जी बोलेगा नहीं, 12 अंडों के लिए तुम्हें कम से कम 6 लीटर दूध देना पड़ेगा क्योंकि मेरे अंडे महंगे हैं, मेरे अंडे महंगे हैं। तो किस रेट पे एक्सचेंज करना है? फिर अगला मसला ये है, बड़ी मुश्किल से एक बंदा मिला जिसके साथ हमारी नीड्स और वांट्स मैच कर गए, और जब मैच कर गई तो अब मसला कहाँ पे आ गया? एक्सचेंज के ऊपर, कि अगर मुझे इसको एक्सचेंज करना है तो किस तरीके से एक्सचेंज करूं, किस रेट पे एक्सचेंज करूं। अब टेंशन वाली बात तो ये है, तो ये भी इजी नहीं है कि आप एक्सचेंज रेट को डिफाइन करें। चलें, एक्सचेंज रेट भी डिफाइन हो गया, मान लिया कि ये भी मिल गया, रेट भी तय हो गया। तीसरा मसला, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, लेट्स से ए के पास काऊ है और बी के पास फर्नीचर है। ए के पास काऊ है, बी के पास फर्नीचर है। अब काऊ को किस तरह डिवाइड करेगा इस फर्नीचर के बदले? और क्या वो फर्नीचर तोड़ के लेगा? क्या काऊ आधी देकर आ जाएगा और आधी चला के वापस घर ले आएगा? ऐसा तो नहीं होने वाला।
तो बहुत सारे गुड्स ऐसी होती हैं जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, डिविजिबिलिटी का बहुत बड़ा एक मसला आता है, और अगर आप उसको डिवाइड कर दें तो वो गुड असल बंदे के लिए इट वुड बी नाउ प्रिटी मच यूजलेस। तो इनडिविजिबिलिटी का मसला आता है। चौथा मसला, फोर्थ इशू, यहां लिखते हैं फोर्थ इशू, स्टोरेज। स्टोरेज, व्हाट अबाउट दोज गुड्स जो कि पेरिशेबल होते हैं, वो कहां पे जाएंगे? भाई पेरिशेबल गुड्स भी तो होते हैं ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनको स्टोर कैसे किया जाएगा? ये भी बहुत बड़ा मसला। फिर आप इस तरह बार्टर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। आप इस तरह बार्टर से टैक्स की कलेक्शन नहीं कर सकते। तो टैक्स गवर्नमेंट जो है वो बार्टर के थ्रू टैक्सेशन के ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकती है। तो किताब जब शुरू करती है डिस्कशन को तो वो बार्टर पहले आपको समझाती है और उसके अंदर मसले जो एग्जिस्ट करती है वो बताएगी, ताकि हमारे पास एक नीड जनरेट हो, एक वांट जनरेट हो किस चीज़ की? मनी की। अब बात करते हैं मनी के ऊपर। लेट्स टॉक अबाउट मनी। मनी के केस में क्या है? मनी बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो ऐसी चीज जो कि फिजिकल टच के साथ है, यानी कि आप इसको छू सकते हैं, आप इसको टच कर सकते हैं। फिर टच करने के साथ साथ ये जनरली एक्सेप्टेबल है, लोग इसको कबूल कर लेते हैं आसानी के साथ। ये एक्सचेंज एबल है, यानी कि आप इसको इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को ख़रीद और फ़रोख्त कर सकते हैं। एंड इसकी अपनी भी एक वैल्यू होती है, इसकी अपनी भी एक स्टोरेज वैल्यू है। ये अगर फीचर्स किसी चीज़ में पाए जाएं तो हम कहेंगे ये मनी है, ये पैसा है, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम बारगेनिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकली क्या था? बार्टर। और बार्टर की जदीद शक्ल इज़ मनी, जिसके अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट, यूनिट, इंस्ट्रूमेंट, टूल हमारे सामने आ गया जो कि दोनों पार्टीज़ के लिए एक्सेप्टेबल है और ये सर्व करेगा इन द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो मनी को अगर हम लोगों ने डिफाइन करना है तो एक ऐसा मीडियम विच इज़ acceptable as exchange, एक ऐसा मीडियम which is acceptable as change, has measure of value, हम इसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, इसकी अपनी भी एक वैल्यू होती है जिसको हम बासानी मेजर भी कर सकते हैं। तो वो जो मसले बार्टर में थे, वो जो मसले हमें बार्टर सिस्टम में फेस करने पड़े, जो मसले हमें बार्टर सिस्टम में देखने पड़े, अब वो मसले हम यहाँ पे नहीं देखते। क्योंकि अब ये चीज़ उस पैसे में कवर हो जाती है। तो बेसिकली
मनी के कुछ फंक्शंस हमारे सामने आते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी। नंबर 1, बार्टर क्या था? वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज डेवलप नहीं कर रहा था, तो मनी जो है वो एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट है विच इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट विच इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट एक्ट एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। यानी कि आप इसके थ्रू कंपैरिजंस कर सकते हैं कि ये चीज़ इतने की है और वो चीज़ कितने की है। इट स्टोर्स वैल्यू। इसके अंदर एक इसकी अपनी वैल्यू है जो कि स्टोर होती है, और आप इसके थ्रू इकोनॉमिक पेमेंट्स कर सकते हैं और अपनी तमाम करंट, मौजूदा, माजी, फ्यूचर जितनी भी पेमेंट्स हैं आप उनको कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ फंक्शंस ऑफ मनी। नाउ कहानी शुरू हुई थी बार्टर से, बार्टर सिस्टम से। बार्टर के बाद क्या हुआ? बार्टर के बाद लोगों ने कहा कि भाई अब तो हमें कुछ ऐसा डेवलप करना है जिसके साथ हम ट्रेड कर सकें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ ट्रेडिंग की जा सके, वॉन्ट्स को इनिशियलाइज किया जा सके, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस की जा सके। तो बार्टर के बाद जदीद सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। लोगों में अक्लो शऊल आया और उनके पास कुछ एनिमल्स आए। कुछ एनिमल्स आए, स्टोन्स, एरोस, कुछ इस तरह का सामान उन्होंने बनाना शुरू किया जिसको उन्होंने यूज़ किया एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो एनिमल्स को, टोबैको को, बोन्स को, स्टोन्स को, एरोस को फिर उन्होंने यूज़ किया बतौर कमोडिटी। ये बेसिकली क्या है? ये गुड्स हैं जिसको आप कमोडिटीज भी किया जाता है। तो इनको सर्व किया एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मगर इनके साथ भी मसला है। जस्ट लाइक इनकी भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू स्टोर नहीं की जा सकती, इनकी वैल्यू को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, इनकी मोबिलिटी इतनी आसान नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, वो सेम बात है जो बार्टर में थी। तो कमोडिटी मनी, इसका नाम रखा गया कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी। तो बार्टर के बाद जो सिस्टम डेवलप हुआ दैट वाज दिस। मगर ये भी अनफॉर्चुनेटली नहीं चल सका क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे मसले मसाइल छुपे हुए थे। फिर इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया मेटालिक मनी का। मेटालिक मनी। भाई ये मेटालिक मनी क्या है? मेटालिक मनी कहते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया और उसको यूज़ किया एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया, खोदा, निकाला और उसको इस्तेमाल किया
बतौर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मेटल्स वही गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको इस्तेमाल किया जाने लगा फॉर दिस पर्पस। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मसले तो हल कर दिए, और लोगों के पास ये कहाँ से आया? दे एक्सट्रैक्टेड, और जब ज़रूरत पड़ती तो वो ट्रेडिंग कर लेते। आहिस्ता आहिस्ता इसी चीज़ को मज़ीद रिफ़ाइन किया गया और इसके कॉइन्स बनाए गए, सिक्के बनाए गए, और इस तरह की मेटालिक मनी को दो हिस्सों में या दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी, और एक को हम कहते हैं दिस इज टोकन मनी। एक है फुल बॉडी और एक है टोकन मनी। फुल बॉडी मनी या फुल बॉडी मेटालिक मनी ऐसे मनी होती है जिसमें क्या होता है, जो कॉइन होता है ना, लेट्स सपोज कॉइन बना गोल्ड से, तो जितना गोल्ड उस कॉइन में इस्तेमाल हुआ है वो गोल्ड की वैल्यू है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जो असल में गोल्ड उस कॉइन में इस्तेमाल हुआ है उस कॉइन को बनाने के लिए, सेम उतनी ही वैल्यू उस कॉइन की रखी जाती है। तो उसकी जो फेस वैल्यू है, जो उसकी फेस वैल्यू है, इट इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो आपकी टोकन मनी है, जो टोकन मनी है उसमें ऐसा नहीं होता, फेस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। वहाँ पे लेट्स सपोज गोल्ड इस्तेमाल हुआ है 10 रुपये का, मगर सिक्के के ऊपर लिखा हुआ है 15 रुपये, 20 रुपये, तो ये है टोकन मनी, एक्चुअल से लेस, एक्चुअल से लेस। और फुल बॉडी क्या है, जितने का गोल्ड लगा है वही उसकी असल वैल्यू है, जितने का गोल्ड इस्तेमाल हुआ है वही उसकी असल वैल्यू है। जनाब मेटालिक मनी ने आके कुछ हद तक इशू को रिजॉल्व किया, मगर इसके साथ साथ कुछ और मसले मसाइल शुरू होना स्टार्ट हो गए। हमने कहा था ना एक्सट्रैक्शन की थी, उन्होंने कहा ये तो बहुत मजे का काम है, खोदो। उन्होंने खोद खोद के मेटल्स यूज़ करना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता जो मेटल्स की वैल्यू है वो गिरना शुरू हो गई। अब यहाँ से दौर शुरू हुआ पेपर मनी का। यहाँ से दौर शुरू होता है किस चीज़ का? पेपर मनी का, कागज़ की मनी का, पैसों का। तो बेसिकली पेपर मनी क्या है? पेपर मनी कि आपने एक कागज़ के ऊपर प्रिंट कर दिया कि ये 10 रुपये का नोट है, कागज़ पे प्रिंट कर दिया कि ये 100 रुपये का नोट है, आपने कागज़ पे प्रिंट कर दिया कि ये 50 रुपये का नोट है। अब यहाँ पे ये 10, 100, 50 बेसिकली क्या है? ये इसकी फेस वैल्यू है, ये इसकी फेस वैल्यू है। मगर वो जो कागज़ है उसके अंदर 10 रुपये का कॉटन या 10 रुपये का जो रेशे हैं वो इस्तेमाल नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी इसकी फेस वैल्यू बराबर नहीं है इंट्रिंसिक वैल्यू के, यहाँ पे भी फेस वैल्यू बराबर नहीं है इंट्रिंसिक वैल्यू के। मगर जब इसको इशू किया जाता है, जब इसको इशू किया जाता है तब क्या होता है? तब ये बराबर होती है।
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी गवर्नमेंट जब कोई करेंसी छापती है तो उसके बदले उतना ही मेटल अपने पास स्टोर कर लेती है। हामिल हाजा को मुतालबे पे अदा किया जाएगा। जब आप को गवर्नमेंट नोट इशू करती है ना, तो नोट बनाते हुए वो लोग क्या करते हैं, उतना ही मेटल आफ्टर एक्सट्रैक्शन अपने पास स्टोर कर लेते हैं, ताकि कल को एकदम से किल्लत पड़े तो उनके पास इस चीज़ का बैकअप अवेलेबल हो। तो इसे हम कहते हैं कन्वर्टेबल। इसे क्या कहते हैं? कन्वर्टेबल। यानी कि गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि भाई वो आपको गोल्ड देगी इसके अगेंस्ट। आप अगर चाहें तो 100 रुपये लेके जाएं गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास और जाके कहें कि इस 100 रुपये के बदले मुझे वो गोल्ड दे दें जो कि आपने एक्सट्रैक्ट करके साइड में रखा हुआ है। ये है कन्वर्टेबल। एक और होता है इनकन्वर्टेबल, जिसको आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई वादा आपसे नहीं किया हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मेटालिक मनी अच्छी थी या पेपर मनी अच्छी है? मेटालिक मनी अच्छी थी या पेपर मनी अच्छी है? तो पेपर मनी के कुछ एडवांटेजेस हैं, लाइक ये इजीली कैरी की जा सकती है, इसकी को कैरी करना बहुत आसान है, नो मेटल्स रिक्वायर्ड, मेटल्स की ज़रूरत नहीं है, ये यूज़ हो सकती है फॉर टैक्स कलेक्शंस, ट्रांसफ़र करना कैरी करना आसान है इसको, इसकी प्रिंटिंग करवाना आसान है एज़ कम्पेयर टू कॉइन्स को मोल्ड करके बनाना। आप इसको आसानी से प्रिंट करवा सकते हैं, मगर साथ ही साथ कुछ मसले मसाइल भी हैं। पेपर मनी में क्या है कि ये तो एक मुल्क की होगी ना, जिस तरह पाकिस्तान की रुपीज़ है, मगर बाहर तो डॉलर है, किसी जगह पे येन है, पाउंड है, तो फिर आपको इसकी कन्वर्जन करवानी पड़ती है। फॉरेक्स आप तो खैर जानते हैं। इसके साथ इन्फ्लेशन जुड़ी है, जो कि मेटालिक मनी के साथ एज सच नहीं थी, और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। ये जल सकता है, ख़राब हो सकता है, इसमें वीर एंड टियर आ जाए। तो कॉइन्स के अंदर उनकी शेल्फ लाइफ लंबी है, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ही थोड़ी है। देन वक्त मज़ीद बदला और वी हैव प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स। भाई पेपर के बाद क्या आया है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। इसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड प्लास्टिक मनी। इसमें क्या होता है बेसिकली? इसमें एक वादा होता है, कि मैं तुम्हें इस चीज़ के बदले पेमेंट कर दूंगा उधार, और आप नहीं करते हैं, आपका बैंक करता है या आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है या आपका एजेंट बेसिकली पेमेंट कर रहा होता है। तो इस केस में ये इमीडिएट पेमेंट हो जाती है, आप इमीडिएटली फ़ौरन से पेमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इजीली पॉसिबल है और कंजम्पशन इससे बढ़ जाती है। क्यों? अगर जेब में क्रेडिट कार्ड हो तो आपका हाथ नहीं रुकता, आप प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे होते हैं, मगर बाद में परेशान होते हैं कि भाई मैं क्या कर बैठा। रिस्क इन्वॉल्व है और ट्रस्ट डेवलप करना बिटवीन द टू पार्टीज़, ये भी एक मुश्किल काम है। और इन्फ्लेशन फिर आपको पता है कि बढ़ जाती है। अच्छा, इससे भी दुनिया आगे जाती है और अब हमारे पास
जैस कैश है, इजी पैसा है, अकाउंट्स हैं। इसका मतलब है कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक मनी, या आप कह लें कि हम लोग डिजिटल दौर में दाखिल हो चुके हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में घर बैठे पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और दूसरे बंदे को पैसे मिल भी जाते हैं और वो खुश भी हो जाता है। थ्रू डिवाइसेस विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी ह्यूमन फिजिकल बंदा आप पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और घर बैठे बैठे प्रोडक्ट्स को बाय एंड सेल कर रहे होते हैं। 12 बजे की डेडलाइन है बिजली के बिल की, 11:57 पे आप पे कर देते हैं और वो कबूल कर लेते हैं। तो जब आप किताब पे जाएंगे तो आपने पेज 263 तक इसको रीड करना है। बहुत बेसिक बातें लिखी हुई हैं, आसान बातें लिखी हुई हैं। जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद आपकी रीडिंग है और रीडिंग आपने करनी है, देन यू विल बी एबल टू कवर द फर्स्ट 2 यूनिट्स ऑफ दिस चैप्टर। जी जनाब, अब बात करनी है डिमांड फॉर मनी की। डिमांड फॉर मनी बेसिकली क्या है? इट इज़ जस्ट लाइक अ नेगेटिव स्लोप, जो कि आप माइक्रो के अंदर पढ़ के आए हैं। सिंपल उसी वे में ये काम करता है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो 2 फैक्टर्स हम लोगों ने लेने हैं, दैट इज़ मनी डिमांडेड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मनी डिमांडेड और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लॉ ये कहता है द अमाउंट ऑफ मनी विच द पीपल वांट्स टू होल्ड, द amount of money which people wants to hold at different interest rates। पैसा जो कि लोग होल्ड करना चाहते हैं एट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स, इट इज़ कॉल्ड मनी डिमांडेड। इट इज़ कॉल्ड मनी डिमांडेड। और इसके अंदर भी हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स को सेट्रस पैरिबस कर दिया है, यानी कि कीपिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट। कीपिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट। वो कौन से ऑल थिंग्स हैं? नंबर 1, लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। नंबर 2, प्राइस लेवल, जिसको आप प्यार से इन्फ्लेशन भी कहते हैं। नंबर 3 हम लोगों ने कहा जीडीपी, रियल आउटपुट। जीडीपी, रियल आउटपुट। नंबर 4, फाइनेंशियल इनोवेशंस। तो ये कुछ एरियाज हम लोगों ने रखे हैं कांस्टेंट, और इसके साथ हम लोगों ने डिटरमिन किया है अपनी कर्व। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाई होता जाएगा उतनी ही क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड कम होती चली जाएगी। आपको चाहिए पैसे, बैंक ने मांगा 10% का इंटरेस्ट रेट, तो आप उससे कम पैसे लेंगे। बैंक मांग रहा है 2% के ऊपर पैसे, तो आप उससे ज़्यादा पैसा ले लेंगे। तो इस तरीके से काम करता है। तो अब अगर मैं देखूं इसके डिमांड कर्व को, तो जो फैक्टर्स अभी हमारे सामने आए हैं वन बाय वन ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है? लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, ये फैक्टर्स हैं जो कि मनी होल्डिंग को, यानी कि एक बंदे के पास पैसा पड़ा हुआ उसको होल्ड करे, अपने पास रखे, कैश की फॉर्म में रखे, उसको चेंज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास अगर 10 लाख रुपया हो, एक बंदे के पास 10 लाख रुपया है और वो इसको होल्ड करे या ना करे। फॉर एग्जांपल उसका दोस्त उसके पास आता है
और कहता है कि भाई ये तुम मेरे से 15% पे इंटरेस्ट ले लो, मुझे पैसा चाहिए, मार्केट में चल रहा है 10%, तो आपको लगता है कि अपने पास पैसा होल्ड कर लेगा या उसको दे देगा? डेफिनेटली वो पैसा उसको दे देगा। क्यों? वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा 5% जो उसको मिलेगा उस अर्न करने की लालच में वो पैसा अपने पास होल्ड नहीं करेगा। ही विल प्रेफर टू गिव इट टू हिम। उसकी प्रेफरेंस यही होगी ताकि वो इस पैसे से ज़्यादा रिटर्न कमा सके। He will try to earn maximum return from it. Second, price level या इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन या प्राइस लेवल। भाई अगर तो महंगाई हो रही है ना, अगर तो महंगाई है तो कोई भी बंदा अपने पास पैसा नहीं रखता। उसकी ख्वाहिश ये होगी कि भाई आज मैं उस पैसे को इस्तेमाल कर लूँ, आज मैं उस पैसे को कंज्यूम कर लूँ, क्योंकि महंगाई के साथ मेरे पैसे की कदर, मेरे पैसे की वैल्यू गिर रही है और इसने मज़ीद गिर जाना। गिर तो रही है मगर ये मज़ीद गिर जाएगी। तो उसको सेव करने के लिए वो पैसा आगे चला देता, वो पैसा आगे चला देता। क्यों? उसकी परचेजिंग पावर गिर रही है तो वो अपने पास होल्ड नहीं करता। नंबर 3, जीडीपी या यू कैन से द रियल नेशनल इनकम। ये जितनी हाई होगी उतना ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हुआ होगा और वो उतना ही खर्च कर रहे होंगे। तो पैसा ये लोग होल्ड नहीं करेंगे, पैसा इस्तेमाल कर रहे होंगे। एंड फोर्थ, इनोवेशंस। फोर्थ क्या है? इनोवेशंस। अब पैसा अगर आप बैंक में रखवा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, किसी इदारे को दे दिया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हवाले कर दिया है, इट मीन्स कि अब आपके पास ऑनलाइन की सहूलत आ गई है, एटीएम्स की सहूलत आ गई है। तो अब लोग पैसा अपने पास होल्ड नहीं करते। क्यों? उनको चोरी होने का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो रखवाएंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। तो जो कर्व हमारे पास बनता है ना, वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर ये आउटवर्ड जा रहा है तो इट मीन्स कि डिमांड मेरी बढ़ रही है, और अगर ये इनवर्ड्स आ रहा है तो इट मीन कि यहाँ पे जो डिमांड है, जो मेरी एग्रीगेट डिमांड है, जो मेरी मनी डिमांड है बेसिकली, ये MD, MD1, MD2, तो ये बाहर की मूवमेंट है और ये अंदर की मूवमेंट। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो ये, अगर तो इंक्रीज इन जीडीपी है तो MD1 है, और अगर इंक्रीज इन इन्फ्लेशन है तो MD2 है। तो इस तरीके से आप डिमांड का मॉडल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बना सकते हैं विद मनी। तो डिमांड हमें समझ आती है। अब बात करते हैं सप्लाई के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में।